हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री रूम। तो आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हमने वेपर प्रेशर को डील किया था। अब हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले हैं रॉल्स लॉ को। ठीक है, तो देखते हैं एनसीईआरटी ने रॉल्स लॉ के बारे में क्या कुछ स्टेटमेंट दे रखा है। विच स्टेट्स दैट फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वोलाटाइल लिक्विड्स, आप ध्यान देना यहाँ पर ये वोलाटाइल लिक्विड्स की बात कर रहा है। द partial vapor pressure of each component of the solution is directly proportional to its mole fraction present in the solution, right? तो इस बात को समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमने एक बाइनरी सॉल्यूशन कंसीडर किया जिसमें ए और बी है। ए का अमाउंट हमने 100 मोल लिया और बी का अमाउंट हमने 5 मोल लिया। आपको ध्यान रखना है ये दोनों ही वोलाटाइल नेचर के लिए हैं, क्योंकि ये सारा स्टेटमेंट जो है वो वोलाटाइल लिक्विड्स के लिए सही था। तो आप उसको ए को सॉल्वेंट मान सकते हो और बी को सॉल्यूट मान सकते हो। इसका अमाउंट, ए का अमाउंट आपको दिख रहा है कि रिलेटिवली ज़्यादा है बी के रेस्पेक्ट में। अब इस केस में क्या होगा, क्योंकि ये दोनों ही वोलाटाइल नेचर के हैं तो वेपर का फॉर्मेशन तो दोनों ही करेंगे। ए भी वेपर का फॉर्मेशन करेगा और बी भी वेपर का फॉर्मेशन करेगा। आप कुछ पल के लिए मान लो ये जो बड़े वाले स्पेयर्स दे रखे हैं ये ए पर के वेपर मॉलिक्यूल्स हैं और यही ये जो छोटे वाले स्फेयर्स दे रखे हैं ये बी पर के वेपर मॉलिक्यूल्स हैं। अगर दोनों का ही वेपर का फॉर्मेशन होगा तो वेपर प्रेशर दोनों ही एग्जर्ट करेंगे। अब एक बात सोचो कि इसका अमाउंट आपने 100 मोल ले रखा है तो वेपर भी तो ए का ज़्यादा बनेगा ना बी के रेस्पेक्ट में। तो इसको हम लोग ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि जिसका वेपर का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा वो ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट करेगा। इसको अगर अलग स्टेटमेंट में कुछ ऐसे बोलें कि वेपर प्रेशर जो है वो इनके लिक्विड फेज में जो मोल फ्रैक्शन है उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, राइट। अब चाहो तो आप इसका एक नोट्स बना सकते हो जैसे मैंने बनाया है। फॉर एनी वोलाटाइल सब्सटेंस द पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर और गैस, राइट, ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड और सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन। ठीक है, एक्चुअली हम लोग रॉल्स लॉ में हम लोग दो केस देखने वाले हैं, एक में वोलाटाइल सॉल्यूट होगा और एक में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट होगा। तो हम लोग इसमें केस 1 देखते हैं जिसमें वोलाटाइल सॉल्यूट और वोलाटाइल सॉल्वेंट होगा। क्योंकि आपने देखा था ये जो लॉ हमने डिफाइन किया था इसमें ये जो बाइनरी सॉल्यूशन था इसमें दोनों ही वोलाटाइल नेचर के थे। ठीक है, तो ये मिलके एक वोलाटाइल सॉल्यूशन बना रहे हैं। अब आप इस फिगर को देखो, राइट, हमने ये जो सॉल्यूशन बनाया है उसमें ए और बी एक्चुअली मिलाया है। शुरू में मान लो ये जो कंटेनर था जो ए टाइप पर का कंटेनर था इसमें प्योर ए है, तो सोचो यहाँ पर जो केवल वेपर बनेंगे वो तो केवल ए के बनेंगे ना, और उनके द्वारा जो प्रेशर एग्जर्ट किया जाएगा जो पार्शियल प्रेशर होगा उसको हमने पी एन नॉट माना है। ठीक है, ये प्योर फॉर्म में है। उसी तरह सॉल्यूशन बी के लिए भी है। यहाँ पर ये जो वेपर होगा वो केवल और केवल बी पर के वेपर होंगे और इसके द्वारा जो प्रेशर एग्जर्ट किया जाएगा उसको हम लोग पी बी नॉट बोलेंगे। आप ध्यान रखना ये दोनों जो है वो प्योर फॉर्म में, राइट। अब हमने इन सबको मिक्स करके एक सॉल्यूशन बनाया है जिसमें कि ए और बी दोनों टाइप पर के पार्टिकल हैं। ठीक है, अब अगर ये ए और बी दोनों टाइप पर के पार्टिकल हैं तो यहाँ पर वेपर जो है ए का भी फॉर्मेशन होगा और बी पर का भी फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर जो वेपर प्रेशर एग्जर्ट करेंगे वो ए टाइप पर के भी पार्टिकल करेंगे और बी टाइप पर के भी पार्टिकल करेंगे। अब यहाँ पर ये जो टोटल प्रेशर एग्जर्ट करेंगे वो टोटल प्रेशर होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, राइट। अब हम लोग थोड़ी देर के लिए ये मान लें कि ए का पार्शियल प्रेशर प्योर फॉर्म में बी के पार्शियल प्रेशर प्योर फॉर्म से ज़्यादा है। अब देखो हमने रॉल्स लॉ जो अप्लाई किया है वो यही तो बोला था कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, राइट। उसी तरह हम लोग बी के लिए भी बोल सकते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ठीक है, अब मान लो आप इसमें कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो क्या आ जाएगा, पी ए इक्वल टू कोई एक कांस्टेंट के इंटू एक्स से आ जाएगा। तो उस कांस्टेंट के के जगह यहाँ पर पी ए नॉट लिख रखा है। अब आप सोचो पी ए नॉट क्यों लिख रखा है। मान लो हमने एक बाइनरी सॉल्यूशन लिया जिसमें कि ए और बी दोनों प्रेजेंट है। ठीक है, तो सोचो एक्स ए और एक्स बी इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना, क्योंकि सारे मोल फ्रैक्शन पर का सम तो 1 होता है। तो एक्स ए का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, तो एक्स ए का मैक्सिमम वैल्यू 1 ही तो हो सकता है। मान लो कुछ पल के लिए आपने यहाँ पर के लिख रखा है, राइट, तो क्या हो जाएगा पी ए इक्वल टू के इंटू एक्स ए,
ठीक है। अब मान लो एक्स ए का वैल्यू आपने 1 ले रखा है, उस समय पी ए इक्वल टू क्या आ जाएगा के। तो के जो कांस्टेंट था वो आपको समझ में आ रहा है कि जबकि मोल फ्रैक्शन ये 1 होगा, उस केस में हम लोग बोल सकते हैं वो प्योर फॉर्म में है, और प्योर फॉर्म में वो मैक्सिमम वैल्यू आएगा। तो उस मैक्सिमम वैल्यू को हमने पी ए नॉट से रिप्रेजेंट करा, राइट। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पी ए इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए। आप ध्यान रखना पी ए नॉट क्या है, उसका वेपर प्रेशर, जबकि वो प्योर केस में था। पी बी भी हम लोग लिख सकते हैं, पी बी इक्वल टू पी बी नॉट इंटू एक्स बी, राइट। यहाँ पर पी बी नॉट क्या है, वेपर प्रेशर इन प्योर फॉर्म। तो टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी। अब हम लोग पी ए पर का वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं। पी ए इक्वल टू क्या हो गया था, पी ए नॉट इंटू एक्स है, वो वैल्यू हमने डाल दिया। उसी तरह पी बी इक्वल टू क्या हो गया था, पी बी नॉट इंटू एक्स बी, वो वैल्यू हमने यहाँ डाल दिया। तो आप देखो जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो पी टी इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए प्लस, आप देखो पहले से आपको पता था कि मोल फ्रैक्शन, टोटल मोल फ्रैक्शन मिलके 1 होता है, एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1 होता है। तो एक्स बी इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए हम लोग लिख सकते हैं ना। तो वो वैल्यू हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया। ये सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपको नजर आएगा, देखो यहाँ पर एक्स ए और एक्स ए आप यहाँ पर कॉमन ले सकते हो। तो यहाँ पर बच जाएगा, देखो पी वी नॉट प्लस एक्स ए कॉमन ले रखा है, पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट। तो आपको पता था क्योंकि आपने क्या किया था, पी ए नॉट पर का वेपर प्रेशर था जो था उसको आपने ज़्यादा कंसीडर करा था, इस वजह से ये पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट है। अगर मान लो यहीं पर पी बी नॉट पर का वेपर प्रेशर ज़्यादा होता तो उस केस में क्या हो जाता, पी टी इक्वल टू पी ए नॉट प्लस एक्स ए, यहाँ पर क्या हो जाता, पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट, राइट। तो ये डिपेंड करेगा कि आपने ज़्यादा वेपर प्रेशर किसका लिया हुआ है, करेक्ट है। अब हम इन सारे इक्वेशंस पर का ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं। हमने वाई एक्सिस पर प्रेशर ले रखा है और एक्स एक्सिस में हम लोग मोल फ्रैक्शन ले रखे हैं, ठीक है। तो शुरू में मैं पी ए पर का ग्राफ प्लॉट करना चाह रहा हूँ। तो हमने पी ए इक्वल टू क्या देखा था, पी ए इक्वल टू क्या था, पी ए इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए, राइट। तो पी ए नॉट इंटू एक्स ए अगर होगा, आप जरा सोचो, ठीक है। ये तो एक स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पर का ग्राफ हो जाएगा। यहाँ पर c का वैल्यू 0 है तो ये ओरिजिन से पास करेगा। तो शुरू में मैंने यहाँ पर क्या किया, एक्स ए इक्वल टू 0 ले लिया, और आपको पता है एक्स ए का मैक्सिमम वैल्यू होगा 1, ठीक है। तो ये लाइन क्या होगा, ये एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। देखो यहाँ पर पी ए इक्वल टू मान लो पी ए नॉट इंटू एक्स ए होगा। अगर आपने एक्स ए का वैल्यू 1 रख लिया, उस केस में एक्स ए का वैल्यू आप यहाँ पर 1 रखोगे तो पी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ए नॉट। तो ये देखो एक्स ए का वैल्यू जब 1 आ गया, उस केस में ये पी ए का वैल्यू क्या हो गया, पी ए नॉट हो गया, राइट। तो ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला ग्राफ हो गया। ये आपको नजर आ रहा होगा, ये एक स्ट्रेट लाइन पर को रिप्रेजेंट करेगा, करेक्ट है। अब सिमिलर वे में हम लोग पी बी का प्लॉट कर सकते हैं। तो पी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बी नॉट इंटू एक्स बी, करेक्ट। अब सोचो क्योंकि एक्स ए और एक्स बी इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पर जब एक्स ए का वैल्यू 1 आ गया, मतलब एक्स बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। मतलब कि यहाँ पर केवल और केवल ए प्रेजेंट है, बी तो है ही नहीं। और जब बी नहीं है, एक्स बी का वैल्यू जब 0 हो जाएगा तो पी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। और उसी तरह जैसे ही एक्स बी का वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाएगा, एक्स बी का वैल्यू जब आप यहाँ पर 1 प्लॉट करोगे, उस केस में पी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बी नॉट। तो देखो ये धीरे धीरे यहाँ पर से वैल्यू बढ़ते जा रहा है और यहाँ पर जाके ये वैल्यू मैक्सिमम हो गया। यही वो केस था जहाँ पर कि प्योर बी मिलेगा और ए है ही नहीं, और ये वो केस था जहाँ पर कि प्योर ए है और बी यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। अब मान लो हम लोग पीटी टोटल प्रेशर की बात करें, तो टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी। तो पी ए प्लस पी बी ये भी तो एक स्ट्रेट लाइन ही आ जाएगा ना। तो पीटी देखो यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है, पीटी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, ये भी एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको नजर आ जाएगा ये एक स्ट्रेट लाइन है जहाँ पर कि इसका मिनिमम वैल्यू जो कॉन्स्टेंट वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, पी बी नॉट हो जाएगा। अब एक और इम्पॉर्टेंट टर्म डिस्कस करते हैं, मोल फ्रैक्शन ए एंड बी इन गैसियस फेज, ठीक है। ये मैं यहाँ पर VBI लिख दे रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, आप इसमें ज़रा कंसंट्रेट करना। अब आप समझो ए और बी का जो मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज में है, हम लोग जरूरी तो नहीं कि ए और बी का मोल फ्रैक्शन गैसियस फेज में भी सेम हो। कहने का मतलब क्या है कि ठीक है, ये जो पार्शियल प्रेशर है ये डिपेंड करेगा कि लिक्विड फेज में उनका मोल फ्रैक्शन कितना है, कितना अमाउंट है। बट आप समझो ये जो वेपर प्रेशर है ये केवल और केवल इस पर डिपेंड नहीं करेगा, ये इस पर भी डिपेंड करेगा कि ए और बी जो सब्सटेंस है इनका नेचर क्या है,
ठीक है। हो सकता है कोई कम वोलाटाइल होगा, हो सकता है कोई ज़्यादा वोलाटाइल होगा, किसी का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, किसी का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, मतलब इनके नेचर पर भी डिपेंड कर रहा। तो इस वजह से उनका गैसियस फेज में मोल फ्रैक्शन अलग होगा। तो उनके गैसियस फेज के मोल फ्रैक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वाई ए को मैंने माना है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन गैसियस फेज, तो वो इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ए डिवाइडेड बाई पी टी। पी ए क्या है, पार्शियल प्रेशर अप्लाइड बाई ए, और पी टी क्या है, टोटल प्रेशर। आपको डाल्टन्स के थ्रू ये तो पता होगा कि पार्शियल प्रेशर जो है वो तो मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है। तो गैसियस फेज में हम लोग मोल फ्रैक्शन को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, तो वाई ए इक्वल टू पी ए डिवाइडेड बाई पी टी। उसी तरह वाई बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी डिवाइडेड बाई टोटल प्रेशर, राइट। तो इसमें हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं पी ए इक्वल टू वाई ए इंटू पी टी, और पी बी इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, वाई बी इंटू पी टी। डाल्टन्स पर के लॉ को अगर अप्लाई किया तो ये एक्सप्रेशन हमें आसानी से समझ में आ जाएगा, राइट। ये देखो एनसीईआरटी का प्रॉब्लम हम लोग एक ले लेते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन एट 298 केल्विन दे रखा है, दोनों का वेपर प्रेशर दे रखा है 200 mm of Hg एंड 415 mm of Hg respectively. Calculate the vapor pressure of the solution prepared by mixing 25.5 gram of CaCl3 and 40 gram of CH2Cl2 find at 298 K। तो देखो आपको इन दोनों का अमाउंट दे रखा है, तो अगर इनका अमाउंट दे रखा है तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा, और हमारे पास रॉल्स लॉ तो है ही, तो रॉल्स लॉ का यूज करके हम लोग उस पर्टिकुलर टाइम पर का वेपर प्रेशर निकाल सकते हैं। तो देखो इसके सॉल्यूशन टर्म में आएंगे, तो सबसे पहले आपको नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना पड़ेगा। वेट दे रखा था तो उसके लिए मॉलिक्यूलर मास तो चाहिए, मोलर मास तो चाहिए, तो सबसे पहले चलो मोलर मास निकाल लिया गया, ठीक है। तो मोलर मास जैसे ही फाइंड कर लिया हमने, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मोल्स फाइंड करेंगे। तो मोल्स फाइंड कर लिया हमने CH2Cl2 का भी और क्लोरोफॉर्म का भी। अब इन दोनों का जब नंबर ऑफ मोल्स आ गया तो हमारे पास इनका मोल फ्रैक्शन भी आ जाएगा। मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, किसी एक का मोल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो मान लो हमने मोल फ्रैक्शन भी निकाल लिया, हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर रॉल्स लॉ यूज कर सकते हैं, राइट। अब हमने रॉल्स लॉ यूज करा और उन सब का प्योर फॉर्म में पार्शियल प्रेशर तो दे ही रखा है, और हम लोग मोल फ्रैक्शन का वैल्यू पुट किए तो हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन आ गया, टोटल एक्सप्रेशन आ गया। अब इस प्रॉब्लम का सेकंड पार्ट देखो, उसने बोल रखा है मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज। तो आपको याद होगा हमने जस्ट अभी यही डिस्कस करा, वेपर फेज, जिसको वाई ए और वाई बी से हम लोगों ने रिप्रेजेंट करा था, ठीक है। तो ये भी आसानी से निकल जाएगा। अब मान लो इसके सॉल्यूशन पार्ट में आ जाते हैं। तो आपको पता है, मान लो दो कंपाउंड हमने यूज करा था CH2Cl2 और CHCl3, उस केस में उनका जो इंडिविजुअल प्रेशर था PA या PB की अगर हम लोग बात करें तो वो हम लोग ऐसे ही निकाल लेंगे। PA इक्वल टू क्या हो जाएगा, XA इंटू PA0, देखो हम लोग का ये वैल्यू आ गया। इसी तरह XB क्या आ जाएगा, PB0 इंटू XB। अब देखो हमारे पास ये वैल्यू आ गया। अब एक बात बताओ, हम लोगों ने YA को डिफाइन किया था क्या, YA इक्वल टू PA डिवाइडेड बाई PT, राइट। तो उनका इंडिविजुअल प्रेशर डिवाइडेड बाई टोटल प्रेशर जब हम लोग करेंगे तो उनका मोल फ्रैक्शन गैसियस फेज में आ जाएगा। उसी तरह 1 से जब ये सब्सट्रैक्ट करो तो ये आ जाएगा, या डायरेक्टली आप ऐसा कर सकते हो पार्शियल प्रेशर ऑफ B डिवाइडेड बाई टोटल प्रेशर, जो कि इन दोनों का सम होगा, तब भी आप फाइंड कर सकते हो। तो ये प्रॉब्लम बहुत ही आसान है, ठीक है, आप इसको ऐसे यूज कर सकते हो। एक्चुअली रॉल्स लॉ का जो केस 2 है उसमें क्या होता है, सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल होता है और सॉल्वेंट जो होता है वो वोलाटाइल होता है। ये एक तरह का कॉलिवेटिव प्रॉपर्टी है जिसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, राइट। थैंक यू।